बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जी तमाम महलूकात के शर से मुझे महफूज रखिएगा। मैं ये जी जिंदान है, इसके अंदर जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। ये देखेंगे ये सीढ़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आजकल मेरे जो हिस्टोरिकल ट्रैवल व्लॉग हैं उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज है जी 19 जनवरी 2025 और संडे का दिन है। इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको बाब कश्मीर नज़र आ रहा है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की हदूद शुरू होती है और मेरे इस साइड पे आगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हदूद शुरू होती है। यहाँ से आगे मेन शहर एक दौलता नगर है और उससे आगे गुजरात सिटी है। और आज मैं यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की तहसील है समानी उसकी तरफ। और समानी में एक किला है, किला बागसर, उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर भी करेंगे और उसकी तारीख़ बताने की भी मैं आपको कोशिश करूँगा। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र के बारे में और रस्तों के बारे में जो मालूमात है वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको देता हूँ रास्ते में। तो किले की तारीख़ जो है इंशाल्लाह वो वहीं पे जाके बतलाएंगे आपको। तो अभी सफ़र को शुरू करते हैं। हाँ, आज काफ़ी ठंड है, बेशक सूरज निकला हुआ है लेकिन उसके बावजूद जो है सर्दी वो इंतहा की है। मैंने काफ़ी जैकेट्स और कोट शोट पहने हुए हैं लेकिन उसके अलावा अच्छी खासी ठंड लग रही है। तो अभी सुबह के तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम है। उम्मीद है 10, 11, 12 बजे तक जो है मौसम ठीक हो जाएगा। तो अभी सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू कर दिया है और हम आज़ाद कश्मीर में जो है वो एंटर हो गए हैं पंजाब से। और जिस जगह बागसर गांव के अंदर मैंने जाना है उसका फ़ासला यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है और सड़क अच्छी बनी हुई है। लेकिन जी अब आपको सामने कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आना शुरू हो गए होंगे। ये ब्रिज क्रॉस करते हैं जैसे ही तो ये लेफ़्ट साइड पे रोड जा रहा है, ये वाला। ये आगे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की तरफ चला जाता है और मीरपुर से आगे जो है आप डिस्ट्रिक्ट कोटली और फिर आंवलाकोट और बाग और फिर मुजफ्फराबाद और आखिरी डिस्ट्रिक्ट नीलम तक जा सकते हैं इस रास्ते से। तो अभी हम चलते हैं आगे समानी की तरफ। बिम्बर काफ़ी बड़ा सिटी है जी, बहुत बड़ा इसका बाज़ार है और इस बाज़ार से हमने बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है समानी की तरफ। ज़िंदगी और दोस्त कभी वफा नहीं करते। ये मेरी लाइन नहीं है जी, ट्रक के पीछे लिखी हुई है। अभी पहाड़ों के अंदर मैं आ गया हूँ और ये एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया हुआ है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, वो जिगजैग रोड जाती पहाड़ के ऊपर। वो रोड जा रहा है जी ऊपर।
मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक गया था। मैंने कहा यहाँ से रोड का ड्रोन व्यू बड़ा अच्छा आएगा, तो वो मैंने ड्रोन उड़ाया। लेकिन एक दफ़ा ड्रोन ने इस व्लॉग में फिर मतलब इस सफ़र में फिर मेरा अच्छा खासा तरा निकाला है। सही बात है, मैं डर गया हूँ एकदम से। हुआ कुछ यूँ है, ड्रोन मैं उस रोड पे खड़ा था जहाँ से भी मैंने सफ़र शुरू किया है। ड्रोन मैं लेके आया हूँ इस साइड पे, पहाड़ की दूसरी साइड पे, और ड्रोन जो है वो रिमोट कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो गया। और चूँकि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप्स होती हैं, तो ये ड्रोन जिस जगह से उड़ता है ना, उसको अपना एज आ होम पॉइंट ले लेता है। तो ये फिर डिस्कनेक्ट हुआ है और होम पॉइंट पे वापस आया एक दफ़ा। तो मैंने कहा जी आज ड्रोन गया, आज नहीं मिलता, क्योंकि सिग्नल जैसे ही लास्ट हुआ है, स्क्रीन मेरी जो है वो क्या वो कहते हैं डिम हो गई है। मतलब जब ड्रोन उड़ा होता है ना और आपके कंट्रोल में होता है, तो आपकी जो रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन होती है वो कलरफुल होती है, और जैसे ही कोई एरर आता है, कोई मसला होता है, तो स्क्रीन आपकी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, बल्कि ब्लैक हो जाती है, वाइट वाला भी कोई मामला नहीं। पिछले व्लॉग में भी यही हुआ था, मेरी एक बैटरी जाती रही, बैटरी ज़ाया हो गई अच्छी खासी, जो है वो मुझे पिछले टूर में नुकसान हुआ। बहरहाल ड्रोन उतर आया, वो सिग्नल बाज़ औक़ात ना कोई ब्लॉकेज हो जाती है सिग्नल की, एंटीने की ना। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है आज भी ड्रोन बच गया। बड़ा मुश्किल होता है जी ये ड्रोन व्यूज़ लेना और ओवरऑल व्लॉग बनाना, जो ट्रैवल व्लॉग होता है। अच्छा जी, समानी शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले ये एक गांव आता है संदोवा क्रास। तो संदोवा क्रास में गांव गुज़र के ये एक ब्रिज आता है। तो ब्रिज गुज़रते ही दाईं साइड पे ये रास्ता बागसर को ऊपर जाता है। उधर आर्मी की चेक पोस्ट भी है, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा आपको रोड के हवाले से गाइड करता चलो। बोर्ड भी लगा हुआ है किला बागसर का, तो वो कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि आगे पोस्ट आ रही है। चलें जी, एंट्री हो गई है हमारी वहाँ पे, और उन्होंने मेरा आईडी कार्ड भी रख लिया और मेरा ड्रोन भी रख लिया है। वह कहते हैं जी वापसी पे ले लीजिएगा ड्रोन, बहुत सख्त पाबंदी है। तो ड्रोन भी दे आया हूँ। तो अब यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस है उस किले का, और किला जो है बिल्कुल पाक इंडिया जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर बना हुआ है। ज़ाहिर बात है जब वो किला बना था तब तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी होती, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस वजह से वो गिना जाता है जी बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे गांव हैं, इनमें से गुजर के तो हम किले तक पहुंचेंगे। और किला एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। लेकिन जी इस ट्रैक का खूबसूरत जो हिस्सा है वो शुरू हो गया है। अभी हम जंगल में से गुजर रहे हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी पे कार पे आते हैं तो कार भी आपकी काफ़ी हद तक किले के करीब चली जाएगी। मतलब जहाँ पे मैंने एंट्री करवाई है वहाँ तक तो रोड बिल्कुल A1 है, 100% ओके है। यहाँ से आगे थोड़ा बहुत रोड टूटा हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो चली जाती हैं आसानी के साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे बागसर गांव के अंदर मुगलिया दौर की यहाँ पे ये मस्जिद है। ये वापसी पे अगर टाइम लगा 2 मिनट लगते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर ये मस्जिद है, इंशाल्लाह रुकेंगे। बागसर गांव के अंदर आ गया हूँ। बागसर को बागसर इसलिए कहते हैं, एक तो यहाँ पे एक झील है, वो पीछे गुजर गई है वहाँ पे, क्योंकि आर्मी बैठी हुई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। वापसी पे कोशिश करेंगे। और दूसरा यहाँ पे बगात है, तो बगात और उस झील की वजह से इसको बागसर बोलते हैं, क्योंकि सर जो है वो झील को कहते हैं। तो अभी बस हम किले पे पहुंचने वाले हैं। ले जी, हम किले के पास पहुंच गए हैं।
अच्छा जी, किले पर पहुंच के सबसे पहले मैं आपको इसकी तारीख बताता हूँ। किला किसने तमीर करवाया, इस हवाले से 3 रवायतें बयान की जाती हैं। एक रवायत के मुताबिक इस किले को मुग़लों ने तमीर करवाया। जब तीसरा मुग़ल बादशाह अकबर वो हिंदुस्तान में आया और उसने कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की या कश्मीर को फ़तह करने की कोशिश की, आप जैसे मर्ज़ी कह लें, जिनको जो अल्फाज पसंद हैं उनके मुताबिक वो हिस्ट्री सुन लें। तो उस वक़्त कश्मीर के ऊपर चक ख़ानदान हुकूमत कर रहा था और उस वक़्त उनके जो सुल्तान था वो था यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक और चक ख़ानदान की एक बहुत बड़ी निशानी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर लाल किला भी है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक व्लॉग कर चुका हूँ। तो बहरहाल अकबर और यूसुफ शाह चक की 2-3 लड़ाइयाँ हुई और ये जो हैं चक ख़ानदान वाले और उनकी जो सल्तनत थी उन्होंने काफ़ी मज़ामत की और इतनी आसानी के साथ अकबर को जो है कामयाब नहीं होने दिया। बहरहाल बाद में अकबर ने यूसुफ शाह चक को सुलह के नाम पे बुलाया, दिल्ली बुलाया और वहाँ पे उसने कैद कर लिया। कहते हैं यूसुफ शाह चक को उसकी बेगम ने काफ़ी मना किया था कि भाई आप नहीं जाओ, अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है आप कभी वापस मुड़ के नहीं आओगे। तो ऐसा ही हुआ और वो जो यूसुफ शाह चक था उसकी डेथ जो है वो कैद के दौरान ही होगी और उसके बाद अकबर जो है उसने अपने सल्तनत के अंदर कश्मीर को भी जो है वो शामिल कर लिया और कहते हैं फिर यहाँ पे उसने ये किला तमीर करवाया। लेकिन बहुत सारे मुअर्रिखीन कहते हैं कि मुग़लों का इससे दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। उसकी वो दलील ये पेश करते हैं कि पहला जो फ्रांसीसी या यूरोपी मुअर्रिख यहाँ पे आया था बर्नियर, उसने तकरीबन 1665 में छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के साथ पूरे कश्मीर की सैर की थी, सफ़र किया था। तो उसने इस रास्ते की, जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, इसको नमक रोड पहले कहते थे, पुराना नाम इसका नमक रोड था क्योंकि इस रास्ते से जो नमक है वो कश्मीर लाया जाता था। और फिर अकबर के एक जर्नैल कासम खान ने इस सड़क की जो है वो की चौड़ाई में इजाफ़ा किया, तो उसके बाद इस रोड को मुग़ल रोड भी कहा जाता है। तो इस रोड पे वो जो फ्रांसीसी मुअर्रिख था ना, उसने औरंगज़ेब के साथ सफ़र किया, तो उसने जितने भी इस रोड के इर्द गिर्द तारीख़ी जगह है ना, जितनी भी, उनके बारे में अपनी किताब में लिखा है, लेकिन अपनी किताब के अंदर उसने इस किले का जिक्र नहीं किया। इसी तरह और मज़ीद कुछ मुअर्रिखीन यहाँ पे आए, जिसमें एक मोरक्राफ्ट था, उसने भी अपनी बुक के अंदर इस किले का जिक्र नहीं किया। तो इस वजह से बहुत सारे मुअर्रिखीन इसको कहते हैं ये मुग़लों ने नहीं बनाया। हाँ, इसका फ़न तमीर, इसकी ये जो दीवारें हैं ये मुग़लिया फ़न तमीर को ज़ाहिर तो करती हैं, लेकिन जो मुअर्रिखीन कहते हैं, कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं मुग़लों ने बनाया और कुछ कहते हैं नहीं बनाया। एक तो ये रवायत थी। अच्छा जी, दूसरी रवायत के मुताबिक ये किला जो राजा रणजीत सिंह था जिसने पंजाब पे हुकूमत की, उसका वज़ीर आज़म था ध्यान सिंह। तो वो कहते हैं उसने ध्यान सिंह ने यह किला तमीर करवाया था। तो दूसरी रवायत सिख दौर के साथ जुड़ी हुई है कि सिखों ने इसको तमीर करवाया था। जबकि जो तीसरी रवायत है, जो शायद सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली रवायत है और जिसके हक़ में ज़्यादा दलीलें हैं, वो ये है कि ये किला जो है डोगरा हुकूमत के दौर में बना। डोगरा हुकूमत या डोगरा सल्तनत क्या थी, जिस ध्यान सिंह का भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो राजा रणजीत सिंह का वज़ीर आज़म था, उसका एक भाई था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ हुकूमत से, जब अंग्रेज़ काबज़ हो गए पूरे बर सगीर पे, हिंदुस्तान पे, तो गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से पूरा कश्मीर जो है वो ख़रीद लिया था पैसे दे के। तो और ख़रीदने के बाद उसकी एक अमाउंट भी आती है, तकरीबन 7 मिलियन नानक शाही सिक्कों के इवज़, 7 से 8 मिलियन नानक शाही सिक्कों के इवज़ उसने कश्मीर ख़रीदा था और यहाँ पे डोगरा हुकूमत की सल्तनत की बुनियाद रखी थी और 100 साल तक, तकरीबन 100 साल तक उन्होंने कश्मीर पे हुकूमत की थी। तो कहते हैं जी उस डोगरा दौरे हुकूमत के दौरान जो है ये किला तमीर किया गया था। किले की अगर बरूनी दीवारें देखें, इसकी बरूनी दीवारें जो हैं दोहरी हैं, आपको पीछे कैमरे में नज़र भी आ रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक बाहर दीवार है छोटी और इसके अंदर फिर एक मज़ीद बड़ी दीवार है और इन दोनों दीवारों के दरमियान
तकरीबन 10 फुट का फासला है। बहरहाल किले का जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं आपको अब अंदर जाके दिखाने लगा हूँ। तो तीसरी रिवायत के मुताबिक ये डोगरा हुकूमत के दौरान जो है वो बना किला, और अब ये क़याम पाकिस्तान के बाद का 1947 के बाद का पाक आर्मी के पास है, क्योंकि इस किले की बिल्कुल दूसरी तरफ बिल्कुल नज़दीक जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, ज़िला जम्मू है, और उसका जो शहर है नौशहरा, ये जो बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे लगता है। तो लिहाजा अब इसके अंदर आर्मी बैठी हुई है, आर्मी के ये कंट्रोल में किला है, और ये अब टूर इसके लिए कुछ हद तक ओपन है, कुछ चीज़ें ये विज़िट करने देते हैं। इस किले के बाहर एक कब्र भी है, यहाँ भी ये मेरे पीछे आपको एक कब्र नज़र आ रही है। इस कब्र के बारे में भी 3 रवायतें हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको पहले कब्र दिखाता हूँ और फिर वो भी इस कब्र की हिस्ट्री भी बताता हूँ। अच्छा जी, किले के बिल्कुल बाहर ये कब्र है। इस के हवाले से तारीख़ ये हमें बताती है कि जो चौथा मुग़ल बादशाह था जहांगीर, वो जब कश्मीर आया, वो कश्मीर उसे बड़ा पसंद था। वो गर्मियाँ गुजारने मुग़ल बादशाह अक्सर यहाँ पे आया करते थे। तो वो अपनी बेगम नूर जहाँ के साथ जब कश्मीर के टूर पे आया था तो उसकी कहते हैं यहाँ पे डेथ हो गई थी। वो काफ़ी शराब पीता था और उसी की वजह से उसके जिस्म के वो अज़ा जो हैं वो कुछ ख़राब हो गए, और उसकी वापस जाते हुए, लाहौर वापस जाते हुए यहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि उसकी बेगम ने उसकी जिस्म की जो आंतड़ियाँ ना वो निकाल के यहाँ पे दफन कर दी ताकि उसका जिस्म ख़राब ना हो, क्योंकि मुग़ल शहनशाह चाहता था कि मेरी जो मतलब तदफीन है वो लाहौर जाकर हो। तो इसके हवाले से 3 रवायतें जो हैं वो क्या हैं वो बताता हूँ। पहली रवायत जो है वो ये है कि यहाँ भी उसकी डेथ हुई और उसकी आंतड़ियों को यहाँ पे दफन कर दिया गया। दूसरी रवायत के मुताबिक उसकी डेथ यहाँ से तकरीबन समझ लें को 10 किलोमीटर दूर एक सराय है, सराय सादाबाद। वो अगर आज टाइम बचा तो वो भी मैंने आपको दिखानी है। तो कुछ लोग कहते हैं उस मकाम पे उसकी डेथ हुई, और कुछ लोग कहते हैं, बाज़ मौरखीन कहते हैं कि उसकी डेथ जो है वो अब उस कश्मीर में हुई थी राजौरी के मकाम पर, जो अब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो कहते हैं वहाँ पे भी एक कब्र है, आज भी मौजूद है, और लोग उसके बारे में भी क्लेम करते हैं कि वहाँ पे भी जहांगीर की जो हैं वो अंतड़ियाँ दफन की गई थी। तो ये इसके बाहर कब्र है। इसके हवाले से जो रवायात थी वो मैंने आपको बताई। ये जी इसको भी एक टूरिस्ट पॉइंट बना रहे हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वाले, और ये इसी वजह से ये ट्रैक और सिटिंग पॉइंट बना रहे हैं। ये सामने जी बागसर गांव है, और वहाँ पे अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा हो वो सामने आपको झील भी नज़र आ रही है। इस वजह से इस गांव को बागसर कहते हैं, और यहाँ पे चूँकि बागात हैं, दरख्त आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से बागों की वजह से और वो सामने जो झील है उसकी वजह से इसको बागसर कहते हैं। अशफाक भाई जो मेरे साथ हैं वो मुझे बता रहे थे कि इस झील में कुछ गोले गिरे हुए हैं, वो मार्टर गोले होते हैं शायद, तो वो फटे तो नहीं थे लेकिन वो गिरे हुए हैं। तो वो साफ़ इसलिए नहीं कर रहे कि शायद वो निकालते हुए फट ना जाएँ, लेकिन कहते हैं प्लान में है कि शायद आने वाले दिनों में उनको निकाल रहे हैं। ये तब की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर गोलाबारी होती थी। तो अभी किले के अंदर चलते हैं। मैंने आपको वो बागसर का एक व्यू दिखाया गाँव का, अब किले के अंदर चलते हैं, रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब किले के अंदर चलते हैं। किले का एक दाखिली दरवाज़ा छोटा सा ये वाला है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी तरफ पहले चलते हैं। ये किले के साथ ये आपको छोटी सी पगडंडी बनी हुई नज़र आ रही है। इस पगडंडी पे चलते हुए किले के मेन दरवाज़े की तरफ चलते हैं। ये इसकी जो पहली बैरूनी दीवार है ना, ये यहाँ से ना इस कोने से ये दीवार गिर गई हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसकी बैरूनी दीवार चल रही है ऊपर। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये अंदर वाली बैरूनी दीवार है जो कि कदरे ऊंची है, और इसके अंदर ऊंचे ऊंचे वाच टावर बने हुए हैं। जबकि एक मिनट जी, ये इसकी बाहर वाली छोटी दीवार है, वो मैं अभी इधर ऊपर जाता हूँ बाद में तो आपको दिखाता हूँ। ये जी ये इसकी दीवार चल रही है, और ये दीवार के साथ इसके छोटे छोटे कमरे हैं। ये मेरे हाल से 28 या 42 का फिगर आता है, ये छोटे छोटे कमरे सिपाहियों के रहने वाले। और ये ऊपर वाच टावर बना हुआ है, वो भी मैं दिखाता हूँ।
ये इसका जी मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा है। इसके बाहर आप देखें ये मेहराबें बनी हुई हैं। ये 3 मेहराबें इस साइड पे हैं और 3 ही मेहराबें इस साइड पे हैं। और ये इसका दाखिली दरवाज़ा है जो कि बड़े बड़े पत्थरों से जो है बनाया गया है। और जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा गिना जाता है जी। ये आपको नज़र आ रहे, ये बैठने के लिए एक हिसाब से जगह बनी हुई है। यहाँ पे आप ऐसे बैठेंगे जैसे इशफाक भाई बैठे हुए हैं। तो ये रास्ता आता था इसका मरकज़ी दरवाज़ा जो है। अभी तो ये चूँकि रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, तो इस वजह से आपको ये कोई बाकायदा तौर पे रास्ता बना हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें तहखाना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके छत पे भी चलते हैं। लास्ट टाइम है एक दफ़ा पहले भी इधर आ चुका हूँ, तो तब मुझे इस तहखाने का नहीं था पता। तो आप ये इसके दरवाज़े के सामने जो है ये एक बरामदा राहदारी बनी हुई है। मैं लाइट ऑन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, मरकज़ी दरवाज़े के साथ जो कमरा बना हुआ है, जो ये एक बरामदा बना हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बरामदे में ये आग जलाने के लिए ये एक चिमनी टाइप है, और नज़र रखने के लिए और तीर अंदाज़ी के लिए ये जगह बनी हुई हैं। तीरों वाले इनको सुराख बोलते हैं। यहाँ से दुश्मन पे तीर बरसाए जाते थे। और इस बरामदे की दोनों अतराफ़ ये देखें जी, ये छोटी छोटी जो हैं वो बनी हुई हैं बुर्जियाँ। ये ऊपर आपको डूम नज़र आ रहा है, और इसमें भी हिफाजत के लिए सिपाही खड़े करने की जगह, और ये तीर बरसाने के लिए और फायर करने के लिए ये सुराख रखे गए हैं। सेम इसी तरह का जो एक छोटा सा कमरा या एक बुर्जी या बुर्ज कह लें, उसके नीचे वाला हिस्सा इस साइड पे भी है। यहाँ पे भी आपको तीरों के लिए सुराख बने हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ऊपर वेंटिलेशन के लिए 2 सुराख हैं, और इसके ऊपर भी डूम बना हुआ है जो मैं ऊपर से जाके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जी तमाम महलूकात के शर से मुझे महफूज रखिएगा। मैं ये जी जिंदान है, इसके अंदर जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक जी खैर फरमाइए। यहाँ पे वो लोगों को जो गर्दा टाइप या कुछ इस तरीके का मामला होता था ना, उसको इस जिंदान में फेंक देते थे। ये बस वेंटिलेशन के लिए एक सुराख है, और हमले की सूरत में ये तीर बरसाने के लिए भी उन्होंने सुराख रखे हुए हैं। जैसे बरामदा ऊपर एल शेप में है ना, ऐसे ही ये नीचे एल शेप में ये जिंदान है, और इसके एक कोने पे, इस कोने पे उसी तरह की जैसे ऊपर आपको बुर्जी नज़र आ रही थी, वो यहाँ पे भी थी नहीं बल्कि है अभी भी। आपको ये सुराख नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसके स्ट्रक्चर से मुझे ये लग रहा है ये जिंदान कम और हफाजती पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, ताकि हमले की सूरत में ऊपर से भी हमला किया जा सके दुश्मनों पे, और नीचे से भी किया जा सके, और इसको जिंदान के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इस कोने पे भी उसी तरह की एक बुर्जी बनी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा छत नहीं है, ये समझ लें कि 6 या 7 फुट होगा। और ये जैसे ऊपर एल शेप में बरामदा बना हुआ था, सेम लाइक नीचे ये एक एल शेप में, एल शक्ल में जो है वो बरामदा बना हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए, हवा और रोशनी के लिए जगह रखी हुई थी। तो ये नीचे जी आपको जिंदान दिखाया, अभी छत पे चलते हैं। ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। एक बात मैंने नोट की है कि पुरानी जितनी भी तारीखी जगह है ना, उनमें सीढ़ियाँ हमेशा छत पे आने जाने के लिए छोटी ही बनाई जाती थी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इसका छत है, और ये वो वाच टावर, ये वो बुर्ज हैं जो नीचे मैं आपको दिखा रहा था। इसके अंदर भी देखें सिपाहियों के लिए खड़े होने के लिए जगह, और ये बुर्ज भी ऊपर, इसका देखें ये छत जो है वो गिर चुका है। मतलब ये इस बुर्ज में 4 हिस्सों में सिपाही खड़े हो सकते थे। एक जिंदान,
एक जो नीचे वाली मंजिल है और यहाँ पे 2 हिस्सों में जो है वो सिपाही खड़े होते थे। उसका प्रूफ ये देख लें, आपको दोबारा से अंदर से दिखाता हूँ कि ये भी तीर बरसाने के लिए पॉइंट हैं और वो ऊपर भी हैं। तो ऊपर ज़ाहिरी बात है तीर बरसाने के लिए कोई यहाँ पे खड़ा हो सकेगा तो बाहर हमला करेगा ना। तो यहाँ पे ये जगह भी बनी हुई है, ये छत गिर गया हुआ है। इसी तरह का एक वाच टावर उस साइड पे भी है, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा उसका हिस्सा जो है वो गिरा हुआ है। ये देखें जी। और ये सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये इंडिया के पास है, इंडिया के कंट्रोल में पहाड़। लेकिन ये नीचे आपको जो वादी नज़र आ रही है, ये सारी समानी वादी, ये पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। ये किले का अंदरूनी हिस्सा है। ये बड़ी दीवार और बड़े वाच टावर आपको नज़र आ रहे हैं कोनों पे, तो वो भी बाद में देखते हैं जिस हद तक इजाज़त मिल सकी। तो ये मेन दरवाज़े के साथ ये कमरे बने हुए थे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। छाती इनकी गिर चुकी है और इसके ऊपर भी सिपाही खड़े हो गए, तो इस तरह से मेन दरवाज़े की जो है वो हिफाजत कर सकते थे। और ये सामने पहाड़, इसको रीच पहाड़ कहते हैं। अगर आपको पहाड़ के ऊपर रोड जाता नज़र आ रहा है तो ये इंडियन आर्मी ने जो है रोड बनाया हुआ है और ये पहाड़ सारा उनके कब्ज़े में है। अच्छा जी, इस वक्त मैं मरकज़ी दरवाज़े के बाहर आया हूँ। ये आपको मेहराब बनी हुई नज़र आ रही है और इसकी मेहराब की दोनों अतराफ़ में जो हैं वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस साइड पे भी, वो उधर भी। मैं आपको एक क्लोज़ व्यू भी दे देता हूँ। और दरवाज़े की दोनों साइड पे जो है दांतेदार मेहराबें जो हैं बनी हुई हैं, जो शाहजहानी दौर में इस्तेमाल की जाती थी। ये बेसिकली ये वाली जो दरमियान में मेहराब आपको नज़र आ रही है, इसको फ़ारसी में दांतेदार मेहराब बोलते हैं। और ये जो शाहजहान था जिसने ताजमहल बनवाया हुआ है, ये उसने ये मेहराब जो है वो ईजाद की थी और उसी के नाम के साथ इसको मंसूब करके तो शाहजहानची मेहराब इसको बोलते हैं। तो ये बड़ा दरवाज़ा है जी, मरकज़ी दरवाज़ा, और उसके साथ ये वाच टावर है जो मैंने आपको अंदर से भी दिखाया और ऊपर से भी दिखाया। और ये पीछे अशफाक भाई, ये बरनाला है? नहीं, ये बंडाला वैली। अच्छा, बंडाला वैली समानी के अंदर ही आती है ये समानी है ना पूरी। जी जी, मैंने ऊपर से भी बताया ये सारी समानी वैली है। का हर हिस्सा है। जी जी। और ये ऊपर जो पहाड़ है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। चलें जी, अब चलते हैं इस साइड पे। जो किले का अंदरून है उसका मरकज़ी दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ। और ये मरकज़ी दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही ये वाच टावर बना हुआ है, 3 मंजिला ये भी वाच टावर मुझे लग रहा है। और ये जो बाहर वाली छोटी दीवार है ये उसके नीचे बने हुए, मतलब पूरी दीवार के साथ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। मेरे ख्याल से 28 रूम्स जो हैं ये बाहर वाली छोटी दीवार के साथ हैं और 42 रूम्स जो हैं वो अंदरूनी दीवार के साथ हैं। ये इसका जी अंदरून का मरकज़ी दरवाज़ा है। और इसका भी स्ट्रक्चर देखें, सारा मेन जो मरकज़ी बाहर वाला दरवाज़ा था उसकी तरह बना हुआ है और मेहराबें जो हैं उसी तरह की बनी हुई हैं। और यहाँ पे ये जी वाच टावर हैं बड़े बड़े, बैरूनी दीवार में बने हुए। ये नज़र रखने के लिए, निगरानी करने के लिए आपको बड़े बड़े सुराख जो हैं नज़र आ रहे हैं। मरकज़ी दरवाज़े के दोनों अतराफ वाच टावर हैं और उसके साथ ही ये अंदर वाली जगह पे एक दीवान खाना बना हुआ है। और दीवान खाने के ये ताकचे बने हुए हैं। एक ताकचा ये है, ये तो सिर्फ इसके ऊपर वो गुंबद रह गया है, बाकी नीचे से गिर गया हुआ है। लेकिन अगर आप इस साइड पे देखें तो ये ताकचा जो है ये तकरीबन कोई आधा जो है बचा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। और दरमियान वाला ताकचा भी ख़त्म हो गया। 3 ताकचे थे। और ये दीवान खाना है, मतलब मीटिंग हॉल कह लें, या जो यहाँ पे लोग आते थे वो अपना लइए टाइम स्पेंड करने के लिए इस रूम का इस्तेमाल करते थे। अंदर जाने की इजाज़त मिली तो अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखें जी, ये चीज़ मैंने किसी किले में भी नहीं देखी आज तक पाकिस्तान में। ये यहाँ पे वो तीर कमान जिसको आप कहते हैं वो लगाने के लिए ये उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि वो कमान जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, उसकी ग्रिप बन जाए और फिर ज़ोर के साथ जो है वो तीर को खींच के तो दुश्मन तक जो है वो फेंका जा सके। तो ये आपको यहाँ पे सारे सुराखों के साथ ये बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे स्क्रू फिट करने के लिए वो सुराख होता है ना, ताकि स्क्रू टाइट हो जाए, ये बिल्कुल वही चीज़ थी।
और ये इस जगह पे बस बनी हुई थी ताकि इस साइड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये किले के चारों तरफ जो है, अंदरून के चारों तरफ ये छोटी दीवार और दीवार के साथ ये कमरे बने हुए हैं और ये कमरों की छत के ऊपर मैं चल रहा हूँ। इधर सिपाही खड़े होते थे तब इस दीवार के ऊपर और बाहर से प्रोटेक्ट करते थे। दुश्मन अगर अंदर आ भी जाता है जिस साइड से भी तो उसको इस साइड वाले सिपाहियों से भी बचना पड़ता था और ऊपर से ये जो वाच टावर पे लोग खड़े होते थे, अंदरूनी दीवार के साथ साथ जितने लोग खड़े होते थे उनको भी, उनसे भी बचना पड़ता था। तो ये आगे चलते जाएंगे तो ये दीवार किले के अंदर अंदर घूमती जाएगी। इस वक्त मैं किले के एक कोने पर खड़ा हूँ। आपको 2 दीवारें नज़र आ रही हैं किले की, और इस साइड पे अगर देखें तो वो वाला वाच टावर और ये वाच टावर पिछली दीवार में है, और दरमियान में 2 छोटे वाच टावर हैं और एक वाच टावर के ऊपर आपको डूम बना हुआ नज़र आ रहा है। और सेम ये इसकी राइट साइड वाली दीवार है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। दरमियान में 2 छोटे वाच टावर हैं, बुर्ज हैं, और कोनों पे 2 बड़े वाच टावर हैं। और ये वही चारों तरफ जो हैं वो कमरे चल रहे हैं बैरूनी दीवार के साथ साथ। और इस साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ से ऐसे, तो आपको ये बागसर गांव का बहुत खूबसूरत व्यू मिलेगा और आपको झील का पानी भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसकी जो बैरूनी दीवार है इसमें जो दरमियान में ये 2 आपको बुर्ज बने नज़र आ रहे हैं, इसमें इस बुर्ज के ऊपर देखें आपको डूम नज़र आ रहा है। तो ये इसको गुरुद्वारा बनाया गया था और इसकी शेप और खिड़कियाँ जो हैं दूसरों से, मतलब दूसरे वाच जो टावर्स हैं उनसे डिफरेंट है। और इसी की सेध पे अंदर एक छोटा सा टेंपल भी है और एक बावली टाइप जो है तालाब भी है। कुछ लोग कहते हैं वो पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होती थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो ये जो हिंदू लोग थे वहाँ पे स्नान करते थे, जो वो गुनाहों से पाक होने के लिए नहाते हैं। तो अच्छा जी, ये सिपाहियों के लिए कमरे यहाँ पे अच्छी हालत में हैं, मतलब उनके छत और उनके दरवाज़े। तो मैंने कहा बाहर से आपको दिखाता हूँ। ये इसका अंदर का हिस्सा है, छोटा सा रूम है। ये ज़ाहिर बात है सिर्फ निगरानी के लिए और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए उन्होंने एक छत प्रोवाइड किया हुआ था, और बंदा जो है थोड़ी सी जो है वो कर सकता है, रेस्ट भी कर सकता है, कोई चेयर कुर्सी वगैरह लगा के। तो ये रूम्स हैं। अभी चलते हैं मरकज़ी दरवाज़े की तरफ। ये देखें जी, जो इसका अंदरूनी हिस्से का दाखिली दरवाज़ा है ना, इसके दरवाज़े पे ये लोहे की बड़ी नोकदार मीहें लगी हुई थी ताकि हाथियों से या किसी भारी चीज़ से दरवाज़े को अगर तोड़ने की, धक्का लगा के तोड़ने की कोशिश की जाती थी तो वो चीज़ जो है खुद, मसलन अगर हाथी था तो वो ज़ख्मी हो जाता था और दरवाज़ा बच जाता था। और ये दरवाज़ा उसी ज़माने का जिस ज़माने में ये किला बना था। और मरकज़ी दरवाज़े के बाहर ये जो डिज़ाइनिंग की गई है ना, ये बिल्कुल असली हालत में है। जी, तरला मिन्नत तो काफ़ी की है। पहले वो मान भी गए थे कि आपको कैमरे के बगैर अंदर से विज़िट करवा देते हैं, लेकिन वो उनका एक विज़िट आ गया, कोई उनके ऑफिसर्स आ गए तो अगेन अंदर भी नहीं जाने दिया उन्होंने मुझे। तभी थोड़े से बोझल दिल के साथ बाहर निकलता हूँ। बहरहाल जिस तरीके के बाहर मैंने आपको कमरे दिखाए हैं ना, इसी तरीके के दीवार, जो अंदरूनी दीवार है बड़ी, उसके साथ साथ भी अंदर बिल्कुल सेम कमरे बने हुए हैं। मुझे इसलिए पता है कि मैं पहले एक दफ़ा इस किले के अंदर जा चुका हूँ। एक दीवान खान है और एक वो छोटा सा तालाब है। मैं उसकी पिक्चर्स जो हैं वो ऐड कर दूंगा, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई हैं। तो अभी नीचे चलता हूँ बागसर गांव में, वहाँ पे आपको वो दिखाता हूँ मस्जिद जो है, और फिर नीचे जहाँ से मैंने एंट्री करवाई थी वहाँ से आगे 2 किलोमीटर मज़ीद सादाबाद गांव है, वहाँ पे जाके आपको सराय दिखाऊंगा और फिर व्लॉग को एंड करूँगा। चलें जी, किले से अभी निकलते हैं और पहले मैं आपको एक यहाँ पे बावली दिखाता हूँ जो कि किले से 3 किलोमीटर बाएं जानब है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे बागसर गांव के अंदर पुरानी जो मस्जिद है, और सबसे एंड पे हम इंशाल्लाह सराय देखेंगे। सराय बेसिकली बैठक को बोलते हैं, मेहमान खाने को बोलते हैं।
ये जी दो दोमेल बनी हुई है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है कथ्यालय का। तो इधर जाएंगे तो ये बावली है इस साइड पे, और ये वापस नीचे बागसर को जा रहा है रास्ता। किला बागसर से नीचे एक रोड आता है कथ्याला रोड। किले से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे इस मेन रोड के ऊपर ये सामने मस्जिद है छोटी सी ना, और इस मस्जिद के साथ ही एक बरगद का दरख्त है, और इसके साथ ही नीचे रास्ता जा रहा है बावली की तरफ। तो हार्डली आधा मिनट 1 मिनट का रास्ता है। तो मैं आपको बावली दिखाता हूँ जी। ये रास्ता आ रहा है और हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे, यहाँ आप 1 मिनट कह लें, 1 मिनट में ये मैं बावली पे पहुँच आया हूँ। ये जी आगे इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने वाली, आपको नज़र आ रही हैं। और जैसे ही आप इधर से टर्न करेंगे तो ये आपके सामने बावली है। और अभी ये जदीद दौर में एक ये यहाँ पे उन्होंने वो पीटर लगाया हुआ है पुराने ज़माने वाला, और पानी खींच के ऊपर गर रहे हैं पहाड़ पे, तो वहाँ तक ये पानी जो है लेके जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। और ये इस्तेमाल वाला पानी है। ये देखें जी, बाकायदा इसके ऊपर कमरा बना हुआ है, और ये बाहर जो हैं वो 2 ताक छोटे छोटे बने हुए हैं। और ये देखें, ये ज़्यादा गहरी नहीं है। और ये ऐसी बावलियाँ जो हैं वो कश्मीर के अंदर ही आपको मिलती हैं। जीटी रोड पे बावलियाँ जो होती हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये इसके अंदर जी 2 ताक हैं, एक ये बना हुआ है और एक वो सामने बना हुआ है, और सामने 2 छोटे छोटे जो हैं वो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, और ऊपर इसका ये डूम है। और ये आपको पानी के अंदर जो हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं, और इसका पानी जो है वो नीचे से आता है। चलें जी, अब बागसर गांव की तरफ चलते हैं, नीचे उतरते हैं, और गांव में मैं आपको जो एक हिस्टोरिकल इमारत है वो दिखाता हूँ, और फिर जाके वहाँ पे आपको बतलाऊँगा कि वो मस्जिद है या कोई और इमारत है। इधर चलें जी, इधर ही रोक देते हैं बाइक, फिर ऊपर चलते हैं। वो सामने इस अमरूद के दरख्त के पीछे जो है वो इमारत है। चलें जी, हमने हाइकिंग शुरू की है, मतलब जिधर बाइक खड़ा किया है वो रोड पे, इधर से 5 मिनट, हाँ जी 5 से ज़्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। रास्ता असल में नहीं बना हुआ ना, बस खुद ही आपने रास्ता बनाते हुए जाना है, तो 5-7 मिनट लग ही जाएंगे। ये लें जी, पहाड़ के ऊपर मैं पहुंच आया हूँ। ये इस इमारत का जो है मरकज़ी दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के ऊपर और इसके ये जो ये बनी हुई है मेहराब, इसके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग थी जो कि ख़त्म हो गई है। ऊपर बस 1-2 फूल नज़र आ रहा है मुझे। और ये इसका जी सहन था, और सहन के बाद ये एक इसके अंदर कमरा है। कमरे की जो पेंटिंग है, नक्शो नगारी है, वो बची हुई है। ये देखें जी, ये इस दीवार के अंदर जो हैं वो खाने बने हुए हैं, इनके अंदर भी नक्शो नगारी थी जो कि कुछ हद तक नज़र आ रही है। और सामने ये एक मेहराब बनी हुई है, और ये मस्जिद का वो हिस्सा जिससे पता चलता है कि ये जी मस्जिद है। ये मिंबर वाली जगह है मस्जिद के अंदर, और इसके अंदर आपको नक्शो निगारी जो है वो नज़र आ रही है, फूल बने हुए हैं। और इसी तरह से ये इसके साथ मेहराब है तीसरा बना हुआ। ये इसकी बैरूनी दीवार थी जो कि गिर चुकी है। और कमरे जो ये कमरा था, हाल था, इसके इस दीवार पे भी जो है नक्शो नगारी मौजूद है, फूल बूटे बने हुए हैं। और इस मस्जिद के अगर बाहर देखें दूसरी तरफ, तो ये वही एरिया है जो मैं बागसर फोर्ट से आपको दिखा रहा था, बंडाला का एरिया है। और सामने वाला जो है पहाड़ वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और वो ऊपर देखें बिल्कुल सामने पहाड़ पे बागसर फोर्ट है जो अभी दिखा के आया हूँ।
जी, इशफाक मुल्क वादी समानी आज़ाद कश्मीर। इस वक्त मैं भाई शकील भाई के साथ एक तारीख़ी मकाम पर खड़ा हूँ। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि वादी समानी से है और वादी समानी में ऐसे खूबसूरत सियाहती मकाम मौजूद हैं, तारीख़ी मकाम मौजूद हैं और इसमें काफ़ी सारी झीलें हैं, आबशारें हैं और इस तरह के आप बेशुमार इंटरटेन वाले सियाहती लिहाज से आप बेशुमार जगहों को आप विज़िट कर सकते हैं। मंदिर विज़िट कर सकते हैं, जंगल ट्रैक कर सकते हैं, पैदल ट्रैकिंग वाले शौकीन ट्रैक कर सकते हैं, कैंपिंग वाले शौकीन कैंप कर सकते हैं और जो लोग यहाँ पे रहना चाहें, रहाइश रखना चाहें, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इशफाक मुल्क वादी समानी 0343532733 ये आपको नंबर अकाउंट करा देंगे। तो इस पर रब्ता करके किसी तरह की भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया इशफाक भाई, बहुत शुक्रिया। किसी वक्त में ये मस्जिद आबाद होती होगी, यहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ते होंगे और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता होगा। अभी भी यहाँ पे हर महलूक जो है अल्लाह ताला का ही ज़िक्र कर रही है। तो अभी मस्जिद से बाहर निकला हूँ, सामने बिल्कुल पहाड़ों पे इसी तर्ज की, इसी फ़न तमीर पे बनी हुई एक और मस्जिद है जो साइज़ में इससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वो कहते हैं उसकी सिर्फ बुनियादें और इस तरह का एक दरवाज़ा बचा हुआ है। इसकी तो फिर ये कुछ दीवारें और अंदर मिंबर वगैरह और महराबें बची हुई हैं। तो उस मस्जिद की सिर्फ बुनियादें और एक दरवाज़ा बचा हुआ है। तो अभी नीचे उतरते हैं, बाइक की तरफ चलते हैं और फिर मैं नीचे जाके आपको सिराए दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह सिराए दिखा के तो विला को ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, किले से मैं वापस आ गया हूँ। ये सामने चौकी थी जिधर एंट्री करवाई थी और ये वो ब्रिज था जो मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे अब चाय पीने के बाद हम आगे की तरफ समानी की तरफ चलते हैं और फिर आपको वहाँ पे मैं सिराए दिखाता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है जी, चाय शाय पी के थोड़ा सा ताज़ा दम हो गए हैं जी। ये सामने जी बोर्ड भी लगा हुआ है, सिराए सादाबाद 2 किलोमीटर। ये जी सिराए सादाबाद मेरी बाईं साइड पे है। अब देखते हैं इसको रास्ता किधर से जाता है, आगे चेक करते हैं पहले। ये है जी सिराए का दरवाज़ा। चलें जी सिराए के अंदर चलते हैं। दाखिली दरवाज़े के साथ ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं छत की तरफ और ये है जी दरवाज़ा। दरवाज़ा बाहर खुलेगा या अंदर? बाहर की तरफ खुलेगा जी। अच्छा जी, अब ये सिराए जो है उसके अंदर मकामी अफराद ने, चूँकि कुछ जगह जो होती हैं तारीख़ी जगह, वो उन पे मकामी अफराद आके जो है वो मतलब अपना बस जाते हैं, तो वो फिर उनके कंट्रोल में रहती है। बेसिकली अभी तो आपको ये इसकी 4 दीवारी नज़र आ रही होगी, लेकिन किसी ज़माने में ये मेहमान खाना था और जब मुग़ल कश्मीर आते जाते थे तो वो फिर उन्होंने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह की सिराए बनाई होती थी ताकि वो रास्ते में जब रात होती थी तो बजाय वो पड़ाव लगाने के वो इन सिराए में अपनी जो है रातें गुजारते थे। तो ये एक तरफ इसके चंद कमरे बचे हुए हैं, कमरे तो नहीं कहूँगा, कमरों की दीवारें बची हुई हैं। ये देखें जी, ये कमरे थे यहाँ पे और उनकी चंद जो हैं वो बुनियादें और दीवारें जो हैं खड़ी हैं। ये भी किसी दिन गिर जाएंगी और गिराने वाले गिरा देंगे ताकि वो इस जगह पे भी काश्तकारी कर सकें। ये देखें जी, ये सिराए का हिस्सा बचा हुआ है। क्योंकि अब यहाँ पे बाकायदगी के साथ फसल काश्त की जाती है तो आप को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे इन कमरों के अलावा क्या इमारतें थीं, कौन से कमरे थे। ज़ाहिर बात है इसमें घोड़ों के रुकने के लिए जगह होगी, ठीक है जी, जिसको वो अस्तबल कहते हैं, और उसके अलावा खाना पकाने की जगह, किचन वगैरह, हादमों के कमरे, अगर बादशाह वगैरह कोई आ रहा है तो उसकी रुकने की जगह। तो अभी तो ये एक सिर्फ अहाता रह गया मुरब्बी शक्ल में। इस साइड से देखते हैं ये जी क्या है बाहर। अच्छा जी, ये मैं सिराए से बाहर निकला हूँ दूसरी तरफ, मतलब इसकी पिछली साइड। तो ये देखिए यहाँ पे सिराए काफ़ी बड़ी है।
तो मुझे अशफाक भाई जो मेरे साथ थे एज अ टूरिस्ट, वो भी बता रहे थे कि अब इसके अंदर काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। तो ये देखें, सराय का मेन हिस्सा इसके पीछे है ये सारा। वो आपको एक बड़ा सा बुर्ज बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये भी मतलब जितनी सराय का ये हिस्सा है इतना ही हिस्सा यहाँ पर भी है। तो ये सारे इसके अंदर घर बने हुए हैं, और ये उसकी बैरूनी दीवार नज़र आ रही है। बस उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सराय की जो चौथी साइड थी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा मैं आपको दिखाता हूँ, वो बेसिकली उस साइड पे सारे मकामी अफराद हैं। तो वहाँ पे जाना और वीडियो बनाना जो है ना तो मुनासिब रहेगा, और शायद लोग इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको विज़िट करवाई इस एक व्लॉग में तहसील समानी के अंदर। इसके अलावा भी तहसील समानी में एक टेंपल भी है, लेकिन उसका हाइकिंग ट्रैक जाता है, वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में करेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।